नमस्कार, प्रणाम। मैं नर्तमन तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का पुनः एक बार फिर से अधिवक्ता महोदय में। हम लोग बात कर रहे हैं इस समय एलएलबी 3 इयर्स और 5 इयर्स के पेपर्स को लेकर के और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी इंटीग्रेटेड का जो कोर्स है 5 इयर्स का, उसमें जो फिफ्थ सेमेस्टर का पहला पेपर है प्रॉपर्टी लॉ का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जिसमें आप पढ़ते हैं। उस पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जिनको पढ़ने से, जिनको तैयार करने से आपकी कुछ मदद हो सकती है, और कौन से ऐसे जो पुराने पेपर रहे हैं, जो पुराना पैटर्न रहा है, उससे अगर तुलना की जाए, आपस में तुलना की जाए, तो कौन से आपके लिए विषय, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम बात करते हैं 10 जो आपके लिए बड़े सवाल हैं। जैसे पहले हम एक बार सिलेबस पर अगर नज़र डालें तो पहली यूनिट आपकी है जो प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को और जनरल प्रिंसिपल्स को लेकर के डील करती है। प्रॉपर्टी का कंसेप्ट मतलब मूवेबल, इमूवेबल, और जो सामान्य सिद्धांत है, कैसे ट्रांसफ़र होगा, इंटरेस्ट कैसे होगा, वेस्टेड होगा, कंटीजेंट होगा, ऐसा है। दूसरी जो आपकी यूनिट है वो ट्रांसफ़र ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी के जनरल प्रिंसिपल्स को लेकर के डील करती है। और तीसरी जो यूनिट है वो आपकी स्पेसिफिक ट्रांसफर्स को लेकर के है। और तीसरी चौथी जो दोनों यूनिट है वो स्पेसिफिक ट्रांसफर्स को लेकर के है। इन चारों यूनिट में अगर हम पहले सवाल की बात करें तो एक सवाल आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की मीनिंग या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का जो डेफिनीशन है उसको लेकर के आता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनीशन क्या होती है, क्या एक लिविंग पर्सन ही लिविंग पर्सन को कर सकता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं सेक्शन 5 से। और उसके साथ साथ आप जब ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो उस समय आप प्रॉपर्टी के जो काइंड्स हैं, मूवेबल और ई मूवेबल, उन दोनों की जो लिस्ट है, उन दोनों को खास तौर पर पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल जो आपका इम्पॉर्टेंट है वो सेक्शन 13 जो ट्रांसफ़र टू एन अनबॉर्न पर्सन है, कि क्या किसी अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए उसके पास प्रॉपर्टी का अंतरण किया जा सकता है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है या नहीं। ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सेक्शन 13 का। कई बार ऐसा हुआ है कि ए बी करके सवाल पूछा गया है, तो इसमें ए में आपसे अनबॉर्न पर्सन के ट्रांसफ़र को पूछ लिया गया है, और बी में आपको सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपिचुइटी पूछ लिया गया है, शाश्वतता के विरुद्ध सिद्धांत की। मतलब एक प्रॉपर्टी कहीं बंद के नहीं रहेगी, आप एक प्रॉपर्टी को एक ही आदमी को ट्रांसफ़र करेंगे एक बार में, जीवित व्यक्ति को, और आप किसी उसके मरने के बाद आप किसी अगले आदमी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है वो है रूल ऑफ इलेक्शन, चुनाव। रूल ऑफ इलेक्शन क्या होता है, रूल ऑफ इलेक्शन के जो इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अच्छा टीपीए के पेपर में क्या है कि बिल्कुल आपको टू द पॉइंट लिखने की आवश्यकता है, सीधे सेक्शन पर आपको बात करने की ज़रूरत है, इलस्ट्रेशंस खूब देने की ज़रूरत है। तो रूल ऑफ इलेक्शन का आपका सवाल जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट पर निगाह डालें तो सेकेंड यूनिट के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल अक्सर बनता आया है वो लिस्ट पेंडेंस से, फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल से और पार्ट परफॉर्मेंस से है। तो पहला सवाल आपको फीडिंग ग्रांट बाय स्टॉपल 41 से भी देखना है कि कैसे आप अगर किसी प्रॉपर्टी को प्रोफेस करते हैं कि वो आपकी है, आपने उसको ट्रांसफ़र किया है, तो कैसे आप उसमें अपनी बात से विबंधित हो जाते हैं। स्टॉपल आपके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है सेक्शन 115 में, वो कैसे आपको बांध देता है अपनी कही हुई बात से। अगला सवाल आपका रूल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है 53A से। तो रूल ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है, और उसके बाद जो अगली यूनिट आपकी, तीसरी यूनिट आपकी स्पेसिफिक ट्रांसफ़र वाली शुरू हो जाती है। सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, एक्सनेबल क्लेम्स है। सेल आपके लिए ज़रूरी है, और सेल जब आप पढ़ रहे हैं तो केवल सेल पढ़ करके मत छोड़िएगा। सेल कैसे होता है, सेल कैसे होती है, बायर सेलर का मतलब क्या होता है, बायर सेलर के जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको भी पढ़िएगा। 54, 55, 56 आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद जो अगले थर्ड यूनिट का जो दूसरा टॉपिक है मॉर्गेज में आपको मॉर्गेज की डेफिनीशन, मॉर्गेज के इलस्ट्रेशंस और मॉर्गेज के जो काइंड्स हैं, सिंपल मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज है, इंग्लिश मॉर्गेज है, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, और एनामॉलस मॉर्गेज है। तो मॉर्गेज के इन सारे प्रकार को पढ़ने की ज़रूरत है। और मॉर्गेज में कई बार सवाल पूछा गया है कि कौन से मॉर्गेज में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, कि ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है, कौन से में नहीं होती है। तो ऐसे सवाल आपको मॉर्गेज से मिलने की उम्मीद है। अगला जो आपका फोर्थ यूनिट का पहला टॉपिक है लीज़ के जो सवाल आए हैं, तो लीज़ हाउ मेड और लीज़ का टर्मिनेशन, पट्टे का पर्यावसान। तो पट्टा कैसे होता है, लीज कैसे होती है, लेजर लेजी के पास क्या राइट्स, ड्यूटीज़ क्या होते हैं, उनके पास ऑब्लिगेशन, किस ऑब्लिगेशंस के अंडर है वो, और टर्मिनेशन
लीज का टर्मिनेशन कैसे है। टर्मिनेशन का मतलब कि वो लीज खत्म कैसे होती है। आपसे बोला गया कि आप फला काम करेंगे, आपको प्रॉपर्टी लीज पे दी जा रही है, लेकिन आप उस काम के बजाय कोई दूसरा काम करने लगे, स्पेसिफिक जो आपसे बोला गया था वो ना करने के बजाय आप कुछ दूसरा कर रहे हैं, तो लीज खत्म हो जाती है। या अगर आपसे कहा गया कि आपको लीज 1 साल के लिए दी गई है, तो 1 साल के बाद लीज खत्म हो जाती है। जहाँ पे आपको आपके लीज डीड में स्पेसिफिक डेट नहीं लिखी है, वहाँ पे ईयर टू ईयर मानी जाती है। तो लीज का सवाल, लिस्पेंडेंस आपके लिए ज़रूरी है। लिस्पेंडेंस का मतलब कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो अगर की गई है, तो वो न्यायालय का जो आने वाला निर्णय है उस निर्णय के अधीन होगा, उस निर्णय के सबॉर्डिनेट होगा। और इंटरेस्ट को लेकर के भी सवाल कभी कभार पूछे गए हैं कि वेस्टेड इंटरेस्ट, कंटिजेंट इंटरेस्ट का मतलब 1921 में क्या है। और कई बार इलस्ट्रेशन से सवाल खूब आए हैं। इलस्ट्रेशन का जब मतलब है, जैसे जो 35 रूल ऑफ इलेक्शन है, तो रूल ऑफ इलेक्शन में आप जब भी बैरेट खोलिए तो उसमें एक सुल्तानपुर के गांव का एक है, 800 रुपये की प्रॉपर्टी थी, 8,000 रुपये में बेच दिया, ऐसा करके एक वहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। तो कई दफ़े क्या हुआ है कि आपको सीधे वही इलस्ट्रेशन ऊपर लिख दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसमें क्या होगा, ये वर्ड है कि नहीं वर्ड है, सही है गलत है क्या है। तो जब भी आप रूल ऑफ फीडिंग ग्राउंड बाय स्टॉपल पढ़ रहे हैं, पार्ट परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, या लिस्पेंडेंस पढ़ रहे हैं, या ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो नीचे इलस्ट्रेशन दिए हुए, इलस्ट्रेशन के कम से कम जैसे मान लीजिए 10 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, तो 10 तो पढ़ने की ज़रूरत मुझे लगता है नहीं है, और शायद समय का भी अभाव रहता है तो 10 आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन शुरुआत के जो 1 2 3 इलस्ट्रेशन है पढ़ने का प्रयास करिए। और ऐसा नहीं कि वहाँ इलस्ट्रेशन पढ़ केवल आपको समझने के लिए पढ़ना है, उन इलस्ट्रेशंस की मदद आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत मिलती है। तो इलस्ट्रेशंस, अगर आप ग्राफ से कुछ समझाना चाहते हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के पेपर को, तो बहुत बेहतर होगा, ग्राफ से समझाइए और प्रयास करिए कि 10 सवालों पर विशेष ध्यान दे करके आइए। और यदि आपने इन 10 सवालों के अलावा कुछ और पढ़ा है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार हो, कहीं ना कहीं आप पेपर में लिख सकें, आपकी मेहनत बेकार न जाए, जाया न जाए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप 5th सेमेस्टर के छात्रों को। आप सभी अच्छे से अपना पेपर करिए, और जो आपका अगला विषय है उसके सवालों को लेकर के मैं जल्द ही उपस्थित हो जाऊंगा अपने इस चैनल के माध्यम से। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, अधिवक्ता महोदय के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।